नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। कोरोना से मौत के मामले में मुआवजे के लिए झूठे दावों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हमने मुआवजा का आदेश दिया था तब कल्पना भी नहीं की थी कि इसके लिए झूठे दावे भी होंगे। और वहीं सॉलिसिटर जनरल ने सीएजी से ऑडिट का सुझाव दिया। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से हल्फनामा दाखिल करने के लिए भी कहा है। और पिछले हफ्ते सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया था कि उसके आदेश के मुताबिक सभी राज्यों में मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन ये समस्या भी देखने को आ रही है कि डॉक्टर नकली प्रमाण पत्र दे रहे। और वहीं कोर्ट ने सभी पक्षों से इससे बचने का सुझाव देने को कहा है। और वहीं देश में हुए 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने भगवा परचम फहराने की सबसे ज्यादा खुशी इन दिनों पूरे देश सहित राजस्थान में भी नजर आ रही। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फुल जोश में। और वहीं राजस्थान बीजेपी में पिछले कुछ समय से चल रही खींचतान और शक्ति प्रदर्शन काफी चर्चा में रहे। वहीं 4 राज्यों में हुई बीजेपी की जीत को राजस्थान के बीजेपी पार्टी का एक खेमा मोदी और शाह की जीत बताकर जश्न मना रहे। तो वहीं बीजेपी के दूसरे खेमे में परिणाम के बाद बेचैनी बढ़ गई। और वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में होने और ऐसे में राजस्थान में पिछले कुछ समय से बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर चल रही खींचतान के चलते बीजेपी के रणनीतिकारों के सामने ये चुनौती है कि 2023 का चुनाव किसके चेहरे के साथ लड़ा जाए, क्योंकि चुनाव के 18 महीने पहले से सीएम फेस को लेकर कई नाम सामने आ चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ राज्य में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का गुट पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को सीएम फेस घोषित करने को लेकर दबाव बनाए हुए। और वहीं 4 राज्यों में बीजेपी को मिली बम्पर जीत से बीजेपी के रणनीतिकारों के सामने बनी हुई सबसे बड़ी चुनौती को राह मिल चुकी है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रवाद की लहर की मजबूती 4 राज्यों के चुनावी परिणाम से देखी जा रही। और वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गुट ने राजे के नेतृत्व में 2023 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। और वहीं इसको लेकर 8 मार्च के दिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के जन्मदिन को शक्ति प्रदर्शन के रूप में मनाया गया। तो वहीं बीजेपी नेतृत्व के लिए चिंता की नई लकीर थी। और राजे के शक्ति प्रदर्शन में न सिर्फ हजारों की भीड़ बल्कि पार्टी के सांसद 58 विधायक भी उस जलसे में शामिल हुए थे। लेकिन 4 राज्यों में बीजेपी को मिली बम्पर जीत का सीधा असर राज्य के इस रणनीति पर भी दिखाई दे सकता है। और अब उनके सीएम फेस बनाए जाने की मांग पहले की तुलना में कमजोर पड़ेगी, क्योंकि प्रदेश बीजेपी का दूसरा गुट 4 राज्यों की जीत को पीएम मोदी के नाम और काम की जीत बताने में लगा है। और वहीं विरोधी नेताओं का कहना है कि ये जीत केवल पीएम मोदी के काम के आधार पर हुई। वहीं 4 राज्यों में प्रचार के दौरान मुख्य केंद्र बिंदु पीएम ही थे। और वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बावजूद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी से अपना ध्यान हटाने वाली नहीं है। और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी ने अभी से ही 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। और वहीं सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी ने रविवार को ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यूपी में मिली हार की वजह का आकलन तो दिया, मगर वो कार्य समिति की बैठक से पहले ही यूपी को लेकर घंटों बैठक करके आई थी। और वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है। और वहीं विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा और संगठन में कुछ अहम बदलाव समेत भविष्य की रणनीति बनाने के लिए प्रियंका जल्द ही उत्तर प्रदेश का दौरा भी कर सकती है। और वहीं सूत्र ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर फेरबदल भी किए जाएंगे। और वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब कांग्रेस खास फोकस दलित, ब्राह्मण, युवा वर्ग और मुस्लिम समुदाय पर देगी। और महिलाओं के प्रति प्रियंका गांधी की मुहिम साथ ही चलती रहेगी। और गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से सबक लेकर लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ब्राह्मण समुदाय को साथ लाने की रणनीति खासी अहम साबित हो सकती है।
वहीं यूक्रेन रूस के बीच जंग के दौरान एक बड़ी जानकारी सामने आई। दरअसल यूरोप के अमेरिकी सेना के पूर्व कमांडर बेन होजेस ने दावा किया है कि रूस के पास अब महज 10 दिन का ही गोला बारूद बचा हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे जंग का आज 20वां दिन है और इन 20 दिनों में रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर लगातार हमला जारी है। और वहीं युद्ध की शुरुआत में रूस को उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन उनके सामने इतने दिनों तक टिक पाएगा, लेकिन अब रूस के पास गोला बारूद और सैन्य शक्ति खत्म हो रही है। और वहीं आपको बता दें कि 20 दिनों से चल रहे इस जंग ने पूरे यूक्रेन को तबाह कर दिया और ज़्यादातर बड़े शहर खाक में तब्दील हो गए और लोग अपने अपने परिवारों को लेकर देश छोड़ रहे हैं। और इस बीच यूक्रेन का दावा है कि इस युद्ध में यूक्रेनी सेना ने बीते सोमवार की रात रूस के 100 सैनिक मार गिराए और 6 वाहनों को भी नष्ट कर दिया। और यूक्रेन के मुताबिक रूसी सैनिकों ने डोनेट्स्क में यूक्रेन का सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। और एक तरफ जहां रूस या यूक्रेन दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बातचीत के लिए कई सेशन के बाद भी कोई हल नहीं निकल पा रहा। और वहीं सोमवार को दोनों देशों के बीच चली चौथे दौर की बातचीत अचानक रोक दी गई और वहीं चौथे दौर की बातचीत जारी रहेगी और बातचीत के बीच तबाही भी जारी है। और इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले हैं और जाहिर है वो हर उस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं जहां से रूस के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। और यूक्रेन के डिप्टी आर्थिक मंत्री ने बताया कि अब तक करीब 120 बिलियन डॉलर का नुकसान रूस के हमले की वजह से हो चुका है। और ऐसे में यूक्रेन की जीडीपी की हालत क्या होने वाली, इसका अंदाज़ा आपको लग गया होगा। और वहीं चीन में कोरोना महामारी से एक बार फिर दहशत का माहौल बना हुआ है और चीन के कई शहरों में कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है और कई शहरों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। और वहीं चीन में 5,280 नए कोविड-19 मामले सामने आए और महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार इतनी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। और नेशनल हेल्थ कमीशन ने कहा कि देश में इस साल अब तक 2021 में दर्ज किए गए मामलों से भी ज़्यादा केस दर्ज हो चुके हैं और कोरोना के मामले बढ़ने से कई शहरों में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। और वहीं कुछ शहरों में स्कूल बंद कर दिए गए और कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लोग घरों में कैद हो गए हैं और वहीं कई और प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। वहीं WHO वैज्ञानिक मारिया वान खारकोव ने चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया में ओमिक्रॉन और डेल्टा के मिक्स से नया वेरिएंट विकसित हो रहा है और सोमवार को दुनिया भर में 13 लाख से ज़्यादा नए केस सामने आए थे, जबकि इस बीमारी की वजह से 3,579 लोगों की मौत हुई। और वहीं इससे पहले चीन में रविवार को करीब 3,300 नए मामले सामने आए थे और कोरोना संक्रमण का ये मामला पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा था। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन के शेंझेन में लॉकडाउन भी लगा दिया गया और भारी संख्या में लोग घरों में कैद रहने के लिए अब मजबूर हो गए और इसके साथ ही शंघाई में पहले ही स्कूलों को बंद कर दिया गया ताकि संक्रमण के प्रसार को फैलने से रोका जा सके। वहीं मुंबई नगर निगम के चुनाव जल्द होने वाले और ऐसे में एनसीपी के मंत्री और मुंबई इकाई के प्रमुख नवाब मलिक की गिरफ्तारी ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। और नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अब पार्टी मुंबई इकाई के लिए एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की योजना बना रही और पार्टी अध्यक्ष शरद पवार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मलिक की गिरफ्तारी के बाद मलिक का इस्तीफा लेने के लिए इच्छुक नहीं है। और वहीं सूत्रों का कहना है कि पार्टी पूर्णकालिक अध्यक्ष के बजाय मुंबई के लिए एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। और यहां आपको बता दें कि मलिक को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो अभी जेल में है। और पार्टी के कुछ लोगों को लगता है कि उनकी अनुपस्थिति न केवल उन्हें नगर निकाय चुनावों में प्रभावित करेगी बल्कि एनसीपी के संचार में बाधा उत्पन्न करेगी।
और एनसीपी नेता और महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री छगन भुजबल का कहना है कि हमारी पार्टी के प्रमुख शरद पवार साहब और राज्य प्रमुख जयंत पाटिल प्रतिस्थापन पर फैसला करेंगे। हालांकि भुजबल मलिक की अनुपस्थिति में बीएमसी चुनावों की निगरानी करने के इच्छुक नहीं है। और वहीं एनसीपी के सूत्रों का कहना है कि राखी यादव मुंबई के लिए एनसीपी के समूह नेता को कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए बनाया जा सकता है। और यादव घाटकोपर से 3 बार पार्षद रह चुके हैं और महाड़ के रहने वाले एक और नाम है जिस पर विचार अभी जारी है और वो है नरेंद्र राणे, जो कभी सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख थे। और वह एनसीपी मुंबई के महासचिव मिलिंद यावतकर ने कहा कि हमारा सदस्यता अभियान जारी है और हम जल्द ही बीएमसी चुनावों का सामना करेंगे और हमें बीजेपी से लड़ने और अधिक सीटें जीतने के लिए एनसीपी में एक तदर्थ मुंबई अध्यक्ष की आवश्यकता है। वहीं पंजाब के मनोनीत मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवत मान बुधवार को अकेले शपथ लेंगे और वो 16 मार्च को दोपहर करीब 12:30 बजे शहीद भगत सिंह नगर जिले के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार है। और इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए भगवत मान ने पंजाब की जनता को आमंत्रित किया है। और भगवत मान ने एक वीडियो संदेश में कहा कि आइए सभी मिलकर शहीद भगत सिंह जी के सपनों को पंजाब बनाएं। और वहीं 16 मार्च बुधवार को खटकर कला में शपथ ग्रहण समारोह में आने का आप सभी को निमंत्रण देता हूं और मैं लोगों से 16 मार्च खटकर कला पहुंचने का अनुरोध करता हूं और मैं अपने भाइयों से अनुरोध करता हूं कि उस दिन पीली पगड़ी पहने और बहनें पीली शॉल या स्टोल पहने और हम उस दिन खटकर कला को बसंती रंग में रंगेंगे। भगवत मान के मंत्रिमंडल का शपथ समारोह बाद में होगा जिसमें 17 सदस्य हो सकते हैं। और आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल की थी और मानधुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दलवीर सिंह गोल्डी को करीब 58,206 मतों से हराया था। और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मान ने मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए अमृतसर में रविवार को रोड शो भी किया था। वहीं अभी तक आपने युद्ध में भारतीय सेना की बहादुरी के कई किस्से सुने होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन भारतीय सेना सिर्फ युद्ध के मैदान पर ही नहीं बल्कि दूसरे सेक्टर में भी अविश्वसनीय चीजें करती रहती हैं। और ऐसा ही एक कारनामा भारतीय सेना के इंजीनियरों ने कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में किया है। दरअसल भारतीय सेना ने 4 हफ्ते में 3D प्रिंटिंग टेक्निक के साथ 2 घर खड़े कर दिए और इस कारनामे की चर्चा भी काफी हो रही। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। भारतीय सेना की इंजीनियरिंग इकाई मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने यह कारनामा गुजरात के गांधीनगर में किया है और वहां साउथ वेस्टर्न एयर कमांड में अभी तक का पहला 3D प्रिंटेड घर तैयार किया है। और इन दोनों 3D प्रिंटेड घरों का उद्घाटन इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह की उपस्थिति में किया गया और उन्होंने इस खास मौके पर इसे बनाने वाली टीम को बधाई भी दी और आगे भी इस तरह के काम को जारी रखने के लिए प्रेरित किया। और इन दोनों घरों की खास बात यह है कि सेना की इंजीनियरिंग टीम ने इन दोनों को महज 4 हफ्ते में ही पूरा कर दिया और इन 4 हफ्तों में सिर्फ मकान ही नहीं बनाए बल्कि इसमें रंगाई, पुताई और अन्य फर्निशिंग के काम भी किए गए और ये घर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पर बनाए गए हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का जादू चल गया। MY फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में कारगर साबित हुआ पर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की इस बड़ी जीत के लिए और जो पीछे है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अहम भूमिका वो भी बेहद सराहनीय। और RSS ने न केवल पूरे प्रदेश में प्रचार के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए बल्कि मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में हिंदू वोटों को संगठित करने का काम भी किया। और बीजेपी की शानदार जीत का शानदार सफर देखिए हमारी खास रिपोर्ट में।
भारत में चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं होते। सभी पार्टियां जोश और खरोश के साथ मैदान में नजर आती हैं और रैलियों में कई जुमले और तंज सुनने को मिलते हैं, पर मेहनत देखने लायक होती है। सियासी पहलू और जनता का रुझान ये तय करता है कि सत्ता किसके पास रहेगी। विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे भी कई पहलू माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जनवरी से ही सभी संगठनों को चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी थी। पदाधिकारियों को ये साफ हिदायत दी गई थी कि सभी आपसी मनमुटाव छोड़कर मैदान में उतर जाएं और योगी सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए कई प्लान्स तैयार किए गए। उत्तर प्रदेश कई मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने की अपील भी की गई। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि प्रचार के दौरान किसी पार्टी या उम्मीदवार का नाम नहीं लिया गया, बल्कि राष्ट्र का नाम लिया गया और लोगों से ये कहा गया कि इस बार वोट राष्ट्र के नाम पर दे और मतदाता खुद ही समझ जाते थे। जबकि दूसरे जागरूक मतदाता मंच कार्यक्रम के तहत हम लोगों के घर जाकर उन्हें वोट की अपील करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चुनाव के दौरान काशी से लेकर अवध तक और बुंदेलखंड से लेकर मथुरा तक लोक जागरण मंच प्रोग्राम और जागरूकता मतदाता मंच जैसे कई कार्यक्रम जोर और शोर से चलाए। साथ ही लोक जागरण मंच कार्यक्रम के जरिए स्वयंसेवक ने 25 अहम मुद्दों को भी कवर किया था। इसके लिए संघ ने एक विशेष पर्चा भी छपवाया, जिसे लेकर कार्यकर्ता आम लोगों के घर तक पहुंचे थे। इनमें राम मंदिर का संघर्ष और उसके निर्माण और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वालों को वोट देने की बात कही गई थी। इसके अलावा अपराधियों को जेल में डालने और धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले दल को वोट देने जैसी अपीलें भी की गयी। पर्चे में काशी विश्वनाथ धाम परिसर का निर्माण और राष्ट्रीयता और ऐतिहासिक महापुरुषों का सम्मान बढ़ाने वाले को वोट देने जैसे मुद्दे रखे गए। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A हटाने वालों को वोट देने जैसी अपील की गई थी। आरएसएस ने न सिर्फ वोट अपील की, बल्कि ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की कि लोग वोट जरूर करें। यही कारण है कि कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को वोट जल्द करने के साथ साथ वोट करने का तरीका भी सिखाया गया। इस दौरान संघ के मुख्य तौर पर राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों पर लोगों को वोट करने के लिए मनाता रहा। इस बार कोरोना काल और लोगों के लाइफस्टाइल को समझते हुए डिजिटल प्रचार पर भी विशेष जोर दिया गया और संघ ने 2022 के विधानसभा चुनावों में अपना डिजिटल प्रचार प्रसार बढ़ा दिया और उन लोगों के व्हाट्सएप नंबर एकत्रित किए गए जिसने संघ का लगातार मिलना जुलना होता रहा। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संघ ने लोगों से विचार साझा किए। कार्यक्रमों और वेबिनार के माध्यम से लोगों को एक साथ जोड़ा गया। तो वहीं आरएसएस ने अपने प्रचार और सरकार के कामों को सोशल मीडिया के जरिए अन्य लोगों तक भी सक्रियता के साथ पहुंचाया। इसी प्रचार के दौरान उन विधानसभा क्षेत्रों पर भी ज्यादा ध्यान दिया गया जहां मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है और हिंदू वोट संगठित है। राष्ट्रवाद को नैरेटिव बनाने के लिए समय समय पर अलग अलग शहरों में किसान, महिला और यूथ की संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाता रहा। राष्ट्रीय विचार परिषद के बैनर तले एक दिन में कई बड़े बड़े सेमिनार और वेबिनार आयोजित किए गए। लेकिन गौरतलब है कि इस तरह के कार्यक्रमों के मंच पर भाजपा या उम्मीदवारों को नहीं बुलाया गया, न ही मंच पर उनके कोई बैनर या पोस्टर लगाए गए। तो वहीं संघ के सभी बड़े पदाधिकारियों ने जनवरी से ही यूपी में चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दिया था। पदाधिकारियों के साथ बैठकर उन्हें चुनाव प्रचार का एजेंडा भी थमा दिया था। इसी दौरान संघ ने ये साफ कर दिया था कि बिना किसी मनमुटाव के सभी संगठनों के लोग अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े लोगों के बीच सरकार की उपलब्धियां लेकर जाएं। विपक्षी दलों की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के साथ साथ राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए भी लोगों से भाजपा को वोट करने की अपील करने को कहा गया। तो वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि आरएसएस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, सेवा भारती, विद्या भारती, वनवासी कल्याण, शैक्षणिक महासंघ, संस्कार भारती, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, दुर्गा वाहिनी, राष्ट्र सेविका समिति को फरवरी के बाद से ही बूथ स्तर तक सक्रिय कर दिया गया था। साथ ही दलित वर्ग को साधने के लिए समन्वयक बनाया गया था जो दलित बस्तियों में जा रहे थे। तो वहीं एबीवीपी की ओर से भी युवाओं के बीच अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि आरएसएस 2024 और 25 में शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है
और शताब्दी वर्ष में संघ ने उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत तक संघ की शाखाओं का विस्तार करने समेत कई अन्य योजना बनाई है। देश में हिंदुओं की आस्था के प्रतीक अयोध्या, काशी, मथुरा समेत कई अन्य स्थानों से शताब्दी वर्ष का संदेश पूरी दुनिया में देने की योजना तैयार की है। जानकारों का मानना है कि 2022 का परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव की भी दिशा तय करेगा। संघ का शताब्दी वर्ष भव्यता के साथ मनाया जाएगा और इसी के लिए प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार का होना आवश्यक है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।